हे ऊपर वाले, ये हवा है या यमराज का बुलावा? अरे दादा रे दादा, क्या जाड़ा है। आज तो हाड़ कंपाने वाली ठंड है। अरे भला ये भी कोई बात हुई? अरे बाकी गधे नहीं उड़ते तो क्या मैं भी रजाई ना ओढ़ूं? कितनी बदबू आ रही है इस गुदड़ी से। अच्छा चल ठीक है, गुस्सा है क्या? देख, उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा मार दिया तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मुझे तुझसे लगाव नहीं है? रहने दो मालिक, सो जाओ। आपके पास तो नरम नरम रजाई है। आप मेरी तरफ ध्यान मत दो, आप तो बादलों की दुनिया में सो। मटरू रामदीन से बहुत नाराज था। हे ऊपर वाले, ये हवा है या यमराज का बुलावा? ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर का खून अब बर्फ बन चुका है। अगर यही हाल रहा तो मैं अगली सुबह की सूरज की किरण नहीं देख पाऊंगा। मेरी हड्डियां चटक रही हैं। अरे रे 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 रे। तभी उसने देखा कि उसका मालिक रामदीन तबीले के अंदर अपना बिस्तर लगा रहा है। रामदीन ने एक भारी संदूक खोला और उसमें से एक ऐसी रजाई निकाली जिसे देखकर मटरू की फटी हुई आंखें और भी फैल गई। वो रजाई इतनी फूली हुई और सफ़ेद थी जैसे आसमान से रुई का कोई पहाड़ उतर आया हो। अरे दादा रे दादा, क्या जाड़ा है। आज तो हाड़ कंपाने वाली ठंड है। सारा दिन ईंटें ढोते ढोते कमर टूट गई। बस इसी पल का इंतजार था कि कब रात हो और कब मैं अपनी इस नरम नरम और गरम गरम रजाई में समा जाऊं। ये रजाई नहीं, मेरी जान है। रामदीन को उस मखमली रजाई में दुबक कर लेटते देखकर मटरू के दिल में एक अजीब सी तड़प उठी। उसे अपना खाली पेट और नंगी पीठ और भी ज्यादा अखरने लगी। मालिक, ओ मालिक, आपकी वो सफेद चादर तो बड़ी जादुई लग रही है। हम क्या करें, हम तो यहाँ कुल्फी बनने की कगार पर हैं। मेरी हड्डियां चटक रही हैं। अरे रे 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 रे। रामदीन ने रजाई से अपना सिर बाहर निकाला और मटरू की ओर तिरछी नजर से देखा। हाँ तो और क्या रे मटरू, ये कोई मामूली चादर नहीं है, रजाई है। पूरे 1500 रुपए नकद गिनकर लाया हूं बाजार से। हाय हाय हाय, क्या कोमलता है, क्या गर्माहट है। इसमें घुसते ही ऐसा लगता है जैसे ये रुई नहीं बल्कि मैं बादलों के बीच किसी स्वर्ग में सो रहा हूं। ऐसी रजाई तो राजा महाराजाओं को भी नसीब न हो। वाह मालिक, आपकी बातें सुनकर ही मेरे कानों में थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी। मालिक, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। क्या आप मेरे लिए भी ऐसी ही एक रजाई ला सकते हैं? ज्यादा बड़ी नहीं, बस मेरे कद की। इस ठंड में मेरी रूह कांप रही है। रामदीन जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा, जैसे मटरू ने दुनिया का सबसे बड़ा लतीफा सुना दिया हो। क्या कहा तूने? तुझे क्या चाहिए? रजाई? अरे रे 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 रे, मरवाएगा क्या तू मुझे? इसमें हंसने की क्या बात है मालिक? मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? एक रजाई ही तो मांगी है, आपकी किडनी थोड़ी ना मांग ली है। अरे अरे रे रे, हंसू नहीं तो और क्या करूं रे मटरू। कभी देखा है किसी गधे को रजाई ओढ़ते हुए? अगर मैंने तुझे रजाई ला दी तो सारा गांव मुझ पर हंसेगा कि देखो भैया देखो, रामदीन का गधा रजाई ओढ़ता है। चल अब चुपचाप कर और जा, उधर गुदड़ी पड़ी है, उसी को ओढ़कर सो जा। बड़ी ठंड है। रामदीन ने मटरू का सीधा सीधा अपमान कर दिया था। अब मटरू गुस्से में गुदड़ी को लात मारकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अरे भला ये भी कोई बात हुई? अरे बाकी गधे नहीं उड़ते तो क्या मैं भी रजाई ना ओढ़ूं? कितनी बदबू आ रही है इस गुदड़ी से। खुद तो मस्त नरम नरम रजाई में सोता है और मुझे ये बदबूदार गुदड़ी दे दी है। मैं इसे नहीं ओढ़ने वाला, चाहे ठंड से मर ही क्यों न जाऊं। हाँ नहीं तो। गुस्से में मटरू एक और बार गुदड़ी को लात मारता है और सोने चला जाता है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अरे रे, कितनी ठंड लग रही है। हे भगवान, लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मटरू की अकल ठिकाने पर आ जाती है और मजबूरी में उसी गुदड़ी का सहारा लेना पड़ता है। आज अपमान सह लिया है, लेकिन याद रखना रामदीन, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरे पास भी अपनी खुद की गरम रजाई होगी। मैं मजदूरी करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, पर रजाई तो लेकर रहूंगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही रामदीन तबेले में आ गया। वो मटरू को लात मारकर उठाने लगा। अरे ओ लाड साहब, उठ जा, सूरज सिर पर आ गया है। कब तक सोता रहेगा? या फिर तू आज्ञा दे तो मैं ही चला जाऊं बाजार बोझा ढोने
और तू यहाँ राजकुमार बनकर आराम फरमाता रहे। मटरू आमतौर पर उठने में नखरे करता था, पर आज उसके दिमाग में रजाई का लक्ष्य साफ था। वो एक ही झटके में खड़ा हो गया। अरे नहीं नहीं मालिक, आप क्यों कष्ट करेंगे? मैं हूं ना। आज आप बस मेरा काम देखिए। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आप दंग रह जाएंगे। आप मालिक हैं, मैं गधा। काम तो मुझे ही शोभा देता है। रामदीन हैरान रह गया। उसने मटरू की पीठ पर जरूरत से ज्यादा ईंटें लाद दी, पर मटरू ने उफ तक नहीं की। वो दिन भर बाजार और ईंट भट्ठे के बीच चक्कर काटता रहा। उसने अपनी क्षमता से दोगुना काम किया। शाम को जब वे वापस लौटे तो मटरू बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उसकी नजरें रामदीन के चेहरे पर टिकी थीं। अरे बस कर मटरू, क्यों मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैं तेरी घास खा गया हूं? क्या चाहिए तुझे? मालिक, मैंने आपसे सुबह कुछ कहा था रजाई के बारे में। क्या आज की मेरी मेहनत देखकर आपका दिल नहीं पसीजा? बस बस, फिर वही रजाई की रट। अब समझा कि आज तो इतना आज्ञाकारी क्यों बना हुआ था। दिन भर अपनी पीठ तुड़वाकर मुझे पिघलाने की कोशिश कर रहा था, है माँ? नहीं मालिक, पिघलाना नहीं। मैं तो बस आपके पत्थर जैसे दिल को थोड़ी गर्माहट देना चाहता था, ताकि वहां से मेरे लिए भी एक रजाई की उम्मीद निकल सके। रामदीन ने एक गहरी चाल सोची। उसे रात को किसी काम से शहर जाना था और वो अपनी कीमती रजाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। देख मटरू, मुझे आज रात शहर जाना है। मैंने अपनी रजाई धुलकर बाहर रस्सी पर सूखने के लिए डाल दी है। अगर तू आज रात जागकर मेरी इस रजाई की रखवाली करेगा तो मैं वादा करता हूं कि कल तुझे बाजार से एक नई नवेली रजाई दिला दूंगा। क्या सच में मालिक? आप कसम खाते हैं? बाद में मुकरेंगे तो नहीं? आप जानते हैं ना कि एक गधे का भरोसा तोड़ना पाप होता है। अरे हाँ बाबा, तेरी कसम, तू बस आज रात पहरा दे दे। रामदीन शहर चला गया। मटरू की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो रजाई के पास खड़ा होकर पहरा देने लगा। बस मटरू, आज की रात आखिरी मुश्किल रात है। कल तेरी भी अपनी रजाई होगी। तू भी बादलों में सोएगा। रात के 2 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज आंधी चलने लगी। रस्सी पर सूख रही रामदीन की भारी रजाई हवा के झोंके से उड़ गई और सीधे मटरू के ऊपर जा गिरी। मटरू उस समय खड़ा खड़ा ऊँघने लगा था। रजाई गिरते ही उसे ऐसी गर्माहट मिली कि वो वहीं जमीन पर लेट गया। वाह, क्या मखमली सपना है! ऐसा लग रहा है जैसे किसी फरिश्ते ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया हो। कितनी नरम है ये रुई! आहा! मटरू अनजाने में रामदीन की उसी कीमती रजाई में लिपट कर सो गया। सुबह जब रामदीन वापस आया तो उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। उसकी 1500 रुपए की रजाई जमीन पर धूल में सनी हुई थी और उसके अंदर उसका गधा खर्राटे मार रहा था। अरे ओ मटरू के बच्चे, तेरी ये मजाल। रखवाली करने को कहा था और तू मालिक की ही रजाई पर कुंडली मारकर सो गया। मेरी रजाई को मिट्टी कर दिया तूने। रामदीन ने पास पड़ा एक मोटा डंडा उठाया और मटरू पर अंधाधुंध बरसाना शुरू कर दिया। आई, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? अरे मेरी पीठ टूट गई। ओ मालिक, सुनिए तो। चुप कर धोखेबाज, अभी तेरा रजाई का भूत उतारता हूं। ये ले और ये ले। रामदीन ने मटरू को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। अंत में रामदीन अपनी गंदी रजाई लेकर बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। मटरू रोता हुआ गांव के बाहर खेतों की तरफ चला गया। उसकी पूरी पीठ नीली पड़ चुकी थी। शायद मैं ही गलत था। गधों की किस्मत में सिर्फ बोझ और डंडे होते हैं, रजाई नहीं। रजाई तो सिर्फ इंसानों के लिए बनी है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दे। अरे ओ मटरू भाई, क्या हाल बना रखा है? मटरू ने मुड़कर देखा। वहां धनीराम खड़ा था। धनीराम गांव का एक चालाक आदमी था जिसके पास अपने खेत थे। क्या हुआ? रामदीन ने आज डंडों से नाश्ता करवाया है क्या? काका, मैंने बस एक रजाई का सपना देखा था और बदले में मुझे ये जख्म मिले। मालिक कहते हैं गधे रजाई नहीं ओढ़ सकते। अरे रामदीन तो मूर्ख है, तू तो इतना समझदार है। देख, अगर तू दूसरों के भरोसे रहेगा तो डंडे ही मिलेंगे। तू खुद अपनी रजाई क्यों नहीं कमा लेता? तू मेरे खेत में काम कर,
गांव वालों का सामान ढो, मैं तुझे काम दिलाऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उन्हें तू जमा करना, फिर अपनी रजाई खुद खरीदना। मटरू को धनीराम की बात में सच्चाई लगी। उसने अगले दिन से ही फ्रीलांस काम शुरू कर दिया। वो सुबह रामदीन का काम करता और दोपहर के बाद पूरे गांव का। देख मटरू, अपनी कमाई किसी को दिखाना मत। ये एक पुराना गुल्लक है, इसमें अपने पैसे डालते रहना और इसे इसी पुराने पेड़ के नीचे गाड़ देना। मटरू ने महीनों कड़ी मेहनत की। लोग उसे कभी 1 रुपया देते, कभी तो वो भूख प्यास भूलकर बस रजाई के लिए पैसे जमा करता रहा। बस थोड़े और पैसे, फिर मैं रामदीन को दिखा दूंगा कि मटरू भी नवाब बन सकता है। एक शाम धनीराम ने मटरू से पूछा, क्यों भाई, गुल्लक भर गया क्या? हाँ काका, आपके आशीर्वाद से अब काफी पैसे हो गए हैं। बस कल बाजार जाकर रजाई ले आऊंगा। वाह रे वाह, ये तेरी चाल को क्या हो गया? ये तू बहुत थका थका नजर आ रहा है, क्या बात है रे? अब आपको क्या बताऊं मालिक, आपको मुझसे और मेरी थकान से भला क्या मतलब? है? क्या फालतू की बातें करता है? क्या मतलब है इन सब बातों का? अरे मैंने तुझे इतने दिन पाला है और तू कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा चल ठीक है, गुस्सा है क्या? देख, उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा मार दिया तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मुझे तुझसे लगाव नहीं है? रहने दो मालिक, सो जाओ। आपके पास तो नरम नरम रजाई है। आप मेरी तरफ ध्यान मत दो, आप तो बादलों की दुनिया में सो। मटरू रामदीन से बहुत नाराज था और कुछ दिनों से उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। दोनों सो जाते हैं। अगले सवेरे मटरू बहुत खुश था। हाँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए रजाई खरीदूंगा। आहा, क्या बात है मटरू, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन मेरी खुशियों पर नजर ना लगाओ मालिक। आज मैं अपने लिए रजाई लेने जा रहा हूँ। हैं? रजाई? अरे ये क्या बोल रहा है तू? तेरे पास रजाई खरीदने के पैसे कहाँ से आए? क्या कहीं डाका डाला रे मटरू तूने? धक्का नहीं, मैंने कमाए हैं, वो भी खुद के दम पर, दूसरों के लिए काम करके मैंने कमाए हैं। ये सब सुनकर रामदीन सोच में पड़ जाता है। मटरू अपने बचत वाले गुल्लक के पास जाता है और रामदीन भी उसके पीछे जाता है। मटरू पेड़ के नीचे गड्ढा खोदता है, लेकिन नज़ारा देखकर उसकी धड़कन रुक जाती है। उसका गुल्लक टूटा हुआ था और पैसे गायब थे। अरे ये कैसे हो गया? अरे रे 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 रे, मैंने पूरे गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किए थे। ठंड में कांप कर काम किया था और मेरे पैसे, सारे के सारे पैसे चले गए। अब मैं कैसे लूंगा रजाई, कैसे लूंगा? अरे बस कर, ढेंचू ढेंचू ढेंचू, ये चिल्लाना बंद कर दो। बड़ा बेसुरा चिल्लाता है तू। और पहले ये बता, तुझे ये सब करने की सलाह किसने दी? धनीराम काटा ने। क्या? धनीराम? अच्छा, अब मैं समझा बेटा। क्या मालिक, आप क्या समझ रहे? अरे गधे के बच्चे, उसने तुझे बेवकूफ बनाया। अरे वो बहुत लालची आदमी है। उसने जानबूझकर तुझे ये रास्ता दिखाया ताकि तू काम करे और फिर तूने उसे ज़रूर बता दिया होगा कि तूने पैसे कहाँ छिपा रखे हैं। ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि तेरे उस धनीराम काका ने की है। मटरू को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। अरे रे 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 रे, हाय हाय हाय, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? मैं उस धनीराम काका की बातों में आ गया। उसके कहने पर मैंने इतना काम किया, 1-1 रुपया जमा करता रहा और उसकी नज़र शुरू से मेरे पैसों पर थी। यानी कि वो सही समय का इंतज़ार कर रहा था ताकि चोरी कर सके। अरे रे 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 रे। हाँ, अब तेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन क्या फायदा, अब तो तेरे पैसे गए, वो तुझे बेवकूफ बना गया। मटरू बहुत उदास था और वो रामदीन से निराश होकर कहता है, मालिक, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? कहा सुनी माफ कर दीजिए, चलकर मेरे पैसे वापस लाने में मेरी मदद कीजिए ना। क्या? अरे ना रे बाबा ना, उससे कौन भिड़ेगा? उसके पास 2-4 आदमी हैं। वो गांव भर में घपलेबाजी करता है और फिर कोई उससे वापस वसूली करने जाए तो उसे अपने आदमियों से पिटवाता है। मैं तो नहीं जाऊंगा। मटरू दुखी होकर पूरे दिन न तो बात करता है, न ही खाना खाता है।
अगले दिन सुबह रामदीन उसे काम पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मटरू चुपचाप गांव की तरफ चल देता है। अरे 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 कहाँ? अरे कहाँ चल दिया? अरे काम पर चल। अरे अब क्या चोरी होने पर मातम मनाता रहेगा क्या? कहाँ चल दिया? मटरू सुन तो। नहीं करूंगा अब आपका काम। आप अब मेरे मालिक नहीं रहे और ना ही मैं आपका मटरू हूं, समझे आप? अब मेरे पास कोई मकसद ही नहीं बचा है काम करने का। इससे तो अच्छा है कि मैं जाकर किसी की यूं ही मदद कर दूं, बिना किसी स्वार्थ के। कम से कम उससे मेरा दिल तो हल्का होगा। अब जो मेरा दिल करेगा वही करूंगा। अरे रुक जा, अरे रुक जा, मेरी बात तो सुन। रुक जा, सुन तो मटरू। मटरू लड़खड़ाते कदमों से बाजार की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो सब्जियां बेचती थी, एक भारी टोकरी लिए जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसला। अरे रे 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 रे, हाय रब्बा, मेरी सारी कमाई मिट्टी में मिल गई। अब मैं शाम को चूल्हा कैसे जलाऊंगी? मटरू ने देखा कि लोग वहां से गुजर रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। मटरू का दिल पसीज गया। मैया, आप रो मत, मैं आपकी मदद करता हूँ। मटरू ने अपनी दुख तकलीफ भुला दी। उसने एक एक करके सारी सब्जियां उठाईं, उन्हें साफ किया और फिर खुद अपनी पीठ पर भारी टोकरी लाद ली। चलिए मैया, जहाँ जाना है मैं पहुँचा दूंगा। मटरू ने उसे बाजार पहुंचाया और फिर उसके घर तक छोड़ने गया। वो बूढ़ी औरत कोई साधारण सब्जी वाली नहीं थी। उसके पूर्वज राजा के दरबार में ऊन का काम करते थे। बेटा मटरू, आज के जमाने में इंसान इंसान की मदद नहीं करता, पर तूने एक बेजुबान होकर मेरी इतनी बड़ी मदद की। मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, पर एक चीज़ है। बेटा, ये असली पश्मीना का ऊन है। इसे मेरे दादा परदादा संभाल कर रखे थे। ये बाजार में लाखों का बिकता है और इसकी गर्मी ऐसी है कि कितनी भी बर्फ गिरे तुझे आंच नहीं आएगी। ये तू रख ले। लेकिन मैया, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। तेरी दया से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है बेटा, ये अब तेरा है। मटरू खुश हो जाता है और ऊन लेकर वापस घर लौटता है। क्यों भाई, कहाँ चला गया था मटरू? अरे अब बस भी कर दे, मुझे तेरी ये हालत नहीं देखी जा रही। ऐसा कर, तू मेरी रजाई रख ले और उस दिन के लिए अब मुझे माफ भी कर दे। नहीं 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 मालिक, मुझे तो आपकी रजाई नहीं चाहिए। वो आपकी है, आप रखो। खैर ये देखो, मुझे एक बूढ़ी औरत ने ये पोटली दी है क्योंकि मैंने उनकी मदद की थी। ये तो असली पश्मीना ऊन है। ये तो शहर के बड़े बड़े कारखानों में भी मुश्किल से मिलता है। मटरू, तुझे ये कहाँ से मिला? मटरू ने सारी कहानी सुनाई। रामदीन की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे नेकदिल प्राणी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो एक गधा था। ये तो बहुत अजीब बात है मालिक। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो वो मुझे इतना कीमती ऊन दे दें। ये तो जरूर मेरी अच्छी किस्मत और अच्छे कर्मों का फल है। तो बस फिर, अब तुझे रजाई मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस ऊन को बेचकर मैं कल ही तेरे लिए रजाई ले आऊंगा। मटरू सोएगा रजाई में, मटरू सोएगा रजाई में, बड़ा मजा आएगा रजाई में। अगली रात मटरू के पास अपनी खुद की पश्मीना की रजाई थी। वो तबीले के अंदर नहीं बल्कि रामदीन के बगल में सोया था। बाहर बर्फीली हवाएं अभी भी चल रही थीं, लेकिन मटरू को अब ठंड नहीं लग रही थी। उसके पास न सिर्फ रजाई थी बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान भी था। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कार्टून कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और आप हमारे चैनल पर अहम भूमिका निभाते हैं। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।